हेलो एंड गुड मॉर्निंग। क्या जून जुलाई में ख़त्म हो जाएगा कोरोना वायरस? और क्या है समाधान इस कोरोना वायरस का? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बात बोला कि मई के अंत तक हम लोग कोरोना वायरस पर काबू पा लेंगे और काफ़ी सारे केसेस कम हो जाएंगे और केस आने बंद हो जाएंगे। इनडायरेक्टली जो लोग भी यह तर्क दे रहे हैं उनका मानना है हीट, कि गर्मी इतनी ज़्यादा होगी मई और जून जुलाई तक कि कोरोना वायरस उसके आगे घुटने टेक देगा और उसके आगे सरवाइव नहीं कर पाएगा। सनलाइट में अल्ट्रावायलेट रेज एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यूवी रेज, और इसके तीन पार्ट हैं, यूवी ए, बी और सी। मेजॉरिटी ऑफ द यूवी रेज जो अर्थ तक पहुंचती है उसका पार्ट है ए, और अल्ट्रावायलेट बी जिसके कारण स्किन कैंसर होता है और सन बर्न भी होती है, काफ़ी डेंजरस है। और एक और टाइप है सी, ये काफ़ी शॉर्टर है और काफ़ी एनर्जेटिक है, जिसका कि इस्तेमाल किया जा रहा है स्टरलाइजेशन के लिए, एरोप्लेन में और वेरियस अदर पर्पस के लिए। बट उन लोगों का मानना है कि ऐसा कोई स्पेशल एविडेंस नहीं है कि ये कोरोना वायरस को ठीक करता हो। तो ऐसा भी मानना, हाँ, अगर हीट से मरता हो, हीट से इसका स्प्रेड कम होता है, अच्छी बात है, लेकिन ऑफिशियली ऐसा कोई रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है कि कोरोना वायरस हीट के आगे दम तोड़ दे। कोरोना वायरस से पहले कई पैंडमिक, एपिडेमिक और एंडेमिक ने पूरी दुनिया में तबाही मचाया है। HIV, TB और बहुत सारे ऐसे पैंडेमिक दुनिया के सामने आए जिन्होंने मानव जाति के समक्ष एक संकट खड़ा कर दिया। HIV जब शुरू में आया, ये भी बहुत बड़ा अपने आप में चैलेंज था। TB, मलेरिया, चिकनगुनिया और बहुत सा इबोला, जीका और बहुत सारे पैंडेमिक, एपिडेमिक दुनिया के सामने आते रहे और वायरसेस का आउटब्रेक काफ़ी हद तक इंडिया में भी कई वायरसेस आते रहते हैं और नए नए वायरसेस आए दिनों हमारे सामने आते रहता है। बट ऐसा दुनिया में पहली बार भयावह स्थिति पहली बार हुआ है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 200 साल पहले, करीब 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू ने अकेले 5 करोड़ लोगों की जान ली थी, 5 करोड़ लोगों की। और यह पैंडेमिक फिर रुका कैसे? देखिए, कहा जाता है कि इसका कैरियर ही ख़त्म हो गया, जो इसका वाहक था। इतने सारे लोग मरे और धीरे धीरे लोगों ने इम्यूनिटी डेवलप कर ली। इंडिया में आए दिनों निपा वायरस के केस आते रहते हैं, निपा वायरस के बाद चांदीपुरा वायरसेस। लेकिन ये जो पैंडेमिक बन के उभरा है, एपिडेमिक, जब एक स्थान तक रहे और एक स्थान से बढ़ करके ये पूरे कॉन्टिनेंट में कई महाद्वीपों में अगर वायरस फैल जाए, कई देशों को पार करके कई महाद्वीपों में अगर ये वायरस फैल जाए और कई वायरस ये पूरा, तो इसको पैंडेमिक कहा जाता है, जो पूरे विश्व को अपने चपेट में ले ले। 1918 का स्पेनिश फ्लू इसी तरह का था। तो ये तो तय हो चुका है कि हीट कोरोना वायरस को अकेले मारने वाली है नहीं। WHO ने कई मिथकों का जवाब अपनी वेबसाइट पर दे रखा है। इसमें ऐसा बोला गया था कि एक एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र का यूज़ करें, तो कई लोगों ने मेथनॉल और इथेनॉल को पीना ही प्रारंभ कर दिया। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि कई लोगों की जान भी चली गई। बट WHO कहता है कि यह आपकी इंटरनल ऑर्गन को भी डैमेज कर सकता है, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। स्टीम बाथ लेना, कई लोग क्या हीट को बढ़ाने के लिए, शरीर की गर्मी बढ़ाने के लिए बहुत सारे चीज़ खाने लगे, जिस शरीर का गर्मी बढ़े, या सनलाइट में जा कर के बैठे 2 घंटे 3 घंटे, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। या किसी मरीज या कोई रेड जोन या कुछ ऐसे एरिया से गुजरे, वहाँ सांस को रोक लिया जाए, या किसी 2 लोगों से बात करते समय ब्रीदिंग का कंट्रोल कर लिया जाए, ये भी एक इफ़ेक्टिव मेजर नहीं है WHO के अनुसार। तो WHO क्या बोलती है? WHO देखिए 2 ही बात बोलती है। नंबर 1, या कुछ कुछ समय पर अपने हाथों को धोइए, और दूसरा चीज़ कि आप लोगों से बात करते समय या बाज़ार में कीप डिस्टेंसिंग, दूरी बना करके रखें। अभी एक स्टडी कुछ समय पहले कंडक्ट किया गया था, जिसमें बताया गया था कि ACRS, जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2002-3 में हुआ था। फिर कोरोना वायरस एक और था MERS, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कैमल, ऊँट से फैला था। उस समय जो हीट के आगे ये लोग दम तोड़ देते हैं। बट देखा जाए तो ये मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम तो अरब देशों में फैला था, गल्फ़ कंट्री में, और वहाँ पे हीट ऐसा नहीं कि कम होता है, हीट काफ़ी फैलता है। वहाँ पे रेगिस्तान है और रेगिस्तान काफ़ी हीट होता है, और जब तक कोई ऑफिशियल रिपोर्ट आना जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इवन कई ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन न्यूज़ में था, कई लोग बता रहे हैं कि BCG का टीका प्लस HIV और प्लस
जो मलेरिया का जो टीका एक साथ देने पर लोग क्योर हो रहे हैं, बिल्कुल क्योर हो रहे हैं, और क्योर हो तो अच्छी बात है। बट एक बात फिर से कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं है कि हाँ ये चीज़ कोरोना वायरस को ख़त्म करती है, कर रही है, अच्छी बात है। जब तक इसका कोई प्रॉपर वैक्सीन न बन जाए तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन क्या एक गेम चेंजर है। ट्रंप ने इंडिया से मांग करी, तब से काफ़ी न्यूज़ में आया और बहुत सारे देशों ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के लिए इंडिया से मांग की। देखिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन अकेले फिर से क्योर नहीं है, ये पेन को में रिलीफ कर सकता है, जो दर्द को कम कर सकता है, जो लंग का प्रॉब्लम है उससे डिजीज़ को कम कर सकती है और पेन को रिलीफ कर सकता है। जो वेंटिलेटर पर पेशेंट है और क्रिटिकल कंडीशन में जो पेशेंट है हो सकता है और वो वेंटिलेटर पर ले जाना पड़े तो वो रोक सकता है और मौत रोक सकती है। लेकिन ये ऐसा काम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हाँ ये इसका प्रॉपर दवाई है जब तक इसका कोई प्रॉपर वैक्सीन न बन जाए। तो ये गेम चेंजर नहीं है, ये एक टेम्प्रोरी सॉल्यूशन है। फिर अभी न्यूज़ में आया था प्लाज्मा ट्रीटमेंट। प्लाज्मा थेरेपी क्या है, देखिए ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है, तो फिर प्लाज्मा में 92% वाटर होता है और उसमें और 7% अदर प्रोटीन होती है। ये प्लाज्मा येलो कलर का होता है, प्लाज्मा येलो कलर का। जो लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं उनके एंटीबॉडी को जो पेशेंट जो सफ़र कर रहे हैं कोविड-19 से उसमें इंजेक्ट किया जाता है ताकि उसके इम्यून सिस्टम को बूस्ट किया जा सके, और कोई दूसरा काम प्लाज्मा नहीं करता है। और ऐसा नहीं कि प्लाज्मा थेरेपी की बात पहली बार की गई है, स्पेनिश फ्लू उसमें भी प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ किया गया था, इबोला में और बहुत वेरियस डिजीज़ में प्लाज्मा थेरेपी ने इवन इफेक्टिवली काम भी किया है। बट इसका प्रॉब्लम क्या है, देखिए पहला प्रॉब्लम तो यही है कि जिस व्यक्ति से ये प्लाज्मा लिया जा रहा है उसको किसी भी प्रकार का डिजीज़ तो नहीं है। अगर उसका डायबिटीज़ से पीड़ित अगर ब्लड ले लिया जाए या इवन किसी भी तरह का जेनेटिक डिजीज़ है तो उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और ये काफ़ी हद तक कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है, बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, अभी जिसको कि पूरा विश्व काफ़ी शिद्दत से महसूस कर रहा है और वह है लॉकडाउन। और यहाँ पे एक आर्टिकल कि लॉकडाउन कैन नॉट बी द ओनली स्ट्रेटजी, कि लॉकडाउन एकमात्र समाधान नहीं हो सकता। देखिए लॉकडाउन एक टाइम प्रोवाइड कराता है, आपको एक इतना टाइम दे देता है कि आप उस टाइम में आप अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पॉलिसी बना सकते हैं और जो भयावह तरीके से 10,000 की संख्या में जो केसेस फैल रहे हैं उसको रोकने के लिए ये लॉकडाउन कारगर साबित हो सकता है। लॉकडाउन एक प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी है, नॉट अ क्यूरेटिव, इससे क्योर नहीं हो सकता। और WHO ने भी कहा है कि लॉकडाउन से क्योर नहीं हो सकता, लॉकडाउन के साथ साथ रैपिड टेस्ट करने होंगे और उनको आइसोलेट करना होगा और उसको क्योर करना होगा। तो लॉकडाउन अकेला बिल्कुल स्ट्रेटजी नहीं है, ये रोक सकता है, आपको समय दे सकता है, लेकिन लॉकडाउन की भी एक सीमा है। एक हद के बाद इकॉनमी लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं करेगा। कोरोना वायरस से जितनी मौतें नहीं होंगी ये भुखमरी दुनिया में काफ़ी समय से व्याप्त है और ख़ासकर डेवलपिंग कंट्री में उससे ज़्यादा मौतें भूख से होने लगेंगी और हुआ भी है पास्ट में। एक अगला कॉन्सेप्ट है हर्ड इम्यूनिटी का। जब यूके ने हर्ड इम्यूनिटी की बात करी कि जो अपनी यंग पॉपुलेशन है उसको बोला कि आप जाइए और जो ओल्ड पॉपुलेशन है उसको होम में घर में रहने की बात कही ताकि ये लोग एक्सपोज होंगे, धीरे धीरे घुलेंगे मिलेंगे और थोड़ा बहुत कोरोना वायरस होगा तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि इनकी बॉडी खुद ही बखुद कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर लेगी, एंटीबॉडी डेवलप कर लेगी। इसी को हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। हर्ड इम्यूनिटी व्हेन ए लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, बहुत बड़ा पॉपुलेशन जब एक पार्टिकुलर वायरस के खिलाफ, पैथोजन के खिलाफ एक्सपोज्ड हो जाए और जब धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाए तो इसी को हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। इसके लिए सबसे पहले तो अगर 100 लोग किसी देश में तो उसमें से 50 या 60 को पहले वो बीमारी हो और फिर धीरे धीरे ठीक हो। उससे क्या होगा कि जब भी कभी नेक्स्ट आउटब्रेक होगा, जब अगली बार वो वायरस वहाँ पे फैलेगा तो फिर उसके खिलाफ वो लोग उसकी बॉडी प्रोटेक्ट कर लेगी और उनको कुछ नहीं होगा। लेकिन जो भागते फिरेंगे उनको तो बार बार होता रहेगा।
एक केस सामने आया था 2015 में, जब ईपीडब्ल्यू में एक आर्टिकल आया था, 2015 में छपा था, और रिसेंटली फरवरी में ये फिर से न्यूज़ में रहा था कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस और वुहान बेस्ड लेबोरेटरी के द्वारा नागालैंड में एक रिसर्च कंडक्ट किया जा रहा था। क्यों? नागालैंड में एक गांव है मिमी, इंडो म्यांमार बॉर्डर के नज़दीक ये गांव बसा है और लगभग 200 से अधिक घर नहीं होंगे वहाँ पे। वहाँ पे एक फेस्टिवल है, बैट हंटिंग फेस्टिवल, जहाँ पे लोग चमगादड़ों को मार मार कर खाते हैं। एक तरफ चमगादड़ जहाँ कई सारी बीमारियाँ को फैला रही है मानव जाति में, और वहीं पे ये लोग चमगादड़ों को मार मार कर खा रहे हैं। तो इन लोगों को क्यों किसी भी प्रकार की बीमारी का सामना करना नहीं पड़ रहा, जबकि रिसेंटली इंडिया में निपा वायरस फ्रूट बैट के कारण फैला। तो क्या इनकी बॉडी इम्यून सिस्टम डेवलप कर चुकी है? और इम्यून सिस्टम डेवलप कर चुकी है तो क्या पहले इनको इस तरह का कोई बीमारी हो चुका है, या क्या कभी वो एक्सपोर्ट हो चुके हैं? 1970 में गांव के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि बहुत बड़ा इसी तरह का बीमारी फैला था और लगभग 80 लोग, लगभग वह 10% था वहाँ के पॉपुलेशन का, इसमें मारे गए थे। और इसीलिए स्टडी कंडक्ट की जा रही थी इसको जानने के लिए कि क्यों उनकी बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं होता, क्यों उनकी बॉडी इतना संभाल पा रही है बैट्स के डिजीज़ को। क्या उनकी बॉडी में कोई ऐसा एंटीबॉडी है जिसको कि इस्तेमाल करके वैक्सीन बनाया जा सकता है? इन सभी चीज़ों के लिए ये स्टडी कंडक्ट किया गया था, रिसर्च कंडक्ट किया गया था, जिस पर काफ़ी आवाज़ उठी थी कि इतना स्ट्रेटेजिक एरिया में आप कैसे विदाउट ड्यू परमिशन के आप रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो। और वहाँ पे कुछ भी होता है तो वो इतने रिमोट है, उसके रिमोटनेस के कारण दूरस्थ क्षेत्र में है कि हम लोगों तक बात नहीं पहुँच पाती है, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है कभी भी इस बातों को हम तक नहीं आने देती। तो प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है? तो वैक्सीन, टीका ही एक अंतिम उपाय है। ये वैक्सीन का जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। वैक्सीन क्या करता है? देखिए, वैक्सीन कुछ नहीं करता है, वैक्सीन एक ट्रेनर की तरह काम करता है जो ट्रेन करता है हमारे बॉडी को। अगर मान लिया जाए कि पोलियो का हम लोग टीका लेते हैं तो पोलियो में क्या होता है? पोलियो का ही वायरस वीक फॉर्म में होता है या इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और हमारे शरीर को बताता है कि देखो यह वायरस है और इसको रिकॉग्नाइज़ करो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वह वायरस हमारे शरीर में आए, अटैक करे, तो शरीर इसके प्रति पहले से ही तैयार रहे और एंटीबॉडी का निर्माण करे। एंटीबॉडी जो होता है इम्यूनिटी हमारे शरीर में एक होता है इनेट इम्यूनिटी, जैसे कि हमारे माउथ में सलीवा और बहुत सारे एसिड जो स्टोमक में है, हमारे स्टोमक में है, तो बहुत सारे पैथोजन को तो किल कर देते हैं। हमारी त्वचा कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर जाने से रोकती है, इसको फिजिकल बैरियर कहा जाता है। उसके बाद एक होता है साइटोकाइन बैरियर, जो वायरस किसी भी सेल को इन्फेक्ट करती है तो फिर वो वायरस एक प्रोटीन सेक्रेट करती है जिसको कि इंटरफेरोन्स कहा जाता है। बट एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जब हमारा शरीर जब किसी ऐसे पैथोजन को जो नया है पहचान नहीं पाता तो फिर हम बीमार हो जाते हैं। अगर सर्दी खांसी और जो बहुत सारे ऐसे बीमारी है जिसको हमारा बॉडी जानता है तो फिर रिकॉग्नाइज़ कर लेता है, अच्छा तू है, तो उसी अनुसार एक्शन लेता है। लेकिन नए चीज़ों के प्रति हमको क्या करना पड़ता है? जब कोई पैथोजन हम पर अटैक करता है तो शरीर धीरे धीरे उसको पहचान करता है और धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट होता है। और जो पहला जो रिस्पॉन्स होता है शरीर को, उसको कहा जाता है प्राइमरी रिस्पॉन्स। और शरीर की इतनी शार्प मेमोरी है और यह याद रख लेते हैं अच्छा कि भविष्य में कभी भी उस तरह का पैथोजन या वायरस या किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करे तो उसके खिलाफ काफ़ी वो रिस्पॉन्स देते हैं। इसीलिए प्लाज्मा थेरेपी की भी बात कही जाती है और इसका इस्तेमाल पास्ट में भी बहुत किया गया है। वायरस के खिलाफ वैक्सीन को डेवलप करने के लिए सबसे पहली बात तो एंटीजन को रिकॉग्नाइज़ करना पड़ता है, किस तरह के एंटीजन को यूज़ किया जाएगा। फिर इसका टेस्ट किया जाता है एफिकेसी को जानने के लिए, फिर इसका एफिशिएंसी को चेक किया जाता है, फिर काफ़ी सारे स्टैंडर्ड है, काफ़ी सारे नॉर्म्स है, उसको फॉलो करा जाता है। फिर इसका होता है ट्रायल, और ट्रायल होता है काफ़ी जानवरों पर,
कई जगहों पर इसका ट्रायल होता है, फिर पॉपुलेशन पर ट्रायल होता है, फिर उसके बाद अलग अलग कंडीशन में इसका ट्रायल होता है कि क्या इफ़ेक्ट है, इस कंडीशन में क्या इफ़ेक्ट है, इस कंडीशन में क्या इफ़ेक्ट है। फिर देखा जाता है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, साइड इफ़ेक्ट है तो किस तरह का साइड इफ़ेक्ट है, इसको दूर कैसे किया जा सकता है, और वेरियस प्रोसेस है जिससे ये गुजरता है, फिर जाके ये प्रूव होता है, फिर हमारे सामने आता है। तो अभी के लिए क्या करना चाहिए, देखिए बहुत सारे देश इस पर लग चुके हैं और साइंटिस्ट दिन रात काम कर रहे हैं। इंडिया में भी 6 ऐसे कंपनी हैं जो इस वैक्सीन बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। अभी क्या करना होगा कि मल्टी स्टेक होल्डर, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट, प्राइवेट प्लेयर, पब्लिक प्लेयर, एनजीओ, सबको एक साथ मिलकर के इस वायरस को कंटेन करने की ज़रूरत है। ओवरलैपिंग ना होनी चाहिए। जैसे किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, अब इसमें हमें किसी पार्ट का एलसीएम निकालना है, फिर एलसीएम निकाल कर कहीं वैल्यू पुट करके हमें बताना है, और तो अगर किसी ने एलसीएम निकाल लिया है, ज़रूरी नहीं कि हम भी एलसीएम निकालें, डायरेक्ट उसका वैल्यू पुट करके एक्स में मान रखें और एक्स की वैल्यू आ जाए तो फिर कहीं अलग पुट करें। कहने का मतलब है कि एक के डेवलपमेंट के दूसरे के द्वारा यूज किया जाए, ओवरलैपिंग ना हो, ताकि टाइम बचेगा और काफ़ी इफ़िशियंसी से हम इसको सामना कर पाएंगे। तो ये था एनालिसिस इस वीडियो का। थैंक यू वेरी मच।